अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो यूज़फुल होते हैं जब हम दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्विवेलेंट साबित करते हैं तब, या फिर किसी स्टेटमेंट पैटर्न का जब हम निगेशन मालूम करते हैं तो उस वक्त ये रूल्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल लॉ या फिर बाय कंडीशनल लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो नंबर कंसिडर करते हैं 2 और 3, और दो ऑपरेटर हम समझ लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि जब मैं यहाँ पर 3 - 2 लिखूँगा इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन 2 - 3 की वैल्यू ये नेगेटिव 1 होगी। हमने यहाँ पर दो नंबर का इस्तेमाल किया और इस माइनस साइन का यूज़ किया। नंबर सेम यूज़ किया, ऑपरेटर भी सेम यूज़ किया, लेकिन सिर्फ तरतीब बदलने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बदल गई दोनों की। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि 2 - 3 ये 3 - 2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन एडिशन में 2 + 3 = 5 है, 3 + 2 भी 5 होता है। यानी यहाँ पर अगर आप जो पोजीशन है वो चेंज करें नंबर की, हमने यहाँ पर दो नंबर यूज़ किए और ऑपरेटर यूज़ किया एडिशन, तो 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। सेम काम होता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखे, सेम वैल्यू आपको मिलेंगी 6 राइट में भी 6 लेफ्ट में भी। तो यहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिसमें अगर आप जिन दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेट कर रहे हैं उनकी पोजीशन भी अगर आप बदल दें तो उससे कोई फ़र्क वहाँ पर उसकी वैल्यू में नहीं पड़ता ऑपरेट होने के बाद में। तो यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों भी कहलाते हैं कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्यूट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a × b, तो इसकी सेम वैल्यू b × a के बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्टार जो है ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंजक्शन और डिजक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम जो है तो मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं। हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसमें, एक होता है कंजक्शन, एक डिजक्शन, एक कंडीशनल, एक बाय कंडीशनल और एक निगेशन। तो इन पांचों ऑपरेटर में ये जो शुरू के दो ऑपरेटर हैं कंजक्शन और डिजक्शन, ये दोनों भी कॉम्यूटेटिव होते हैं। यह बात आपको याद रखना है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है आपने समझ लिया होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे एक ही बात होती है। तो यहाँ पर एडिशन जो है ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर है। तो कंजक्शन और डिजक्शन के अंदर भी सेम मामला है, यानी आप लिख सकते हैं P and Q ये इक्वल होगा Q and P के। सिमिलरली P और Q ये इक्वल होगा Q और P के। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर आपको, दो उसूल आपको याद रखना है। जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता। जैसे आप मिसाल देखें, यहाँ पर हम यहाँ पर 3 नंबर लेते हैं 2, 3, 4, इनको हमने ऐड किया। आप इस लेफ़्ट साइड में देखें तो हमने लास्ट के दो को ब्रैकेट में क्लोज़ किया, और अगर राइट साइड में देखें तो हमने शुरू के दो को ब्रैकेट में क्लोज़ किया। इससे कोई फ़र्क इसकी वैल्यू में नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये होगा 2 + 3 + 4, ये यहाँ पर आपको 7 मिलेगा, और 2 + 3 ये होगा 5, यानी 2 + 7 5 + 4, और दोनों का जो एडिशन है वो आपको 9 मिलेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये जो उसूल या ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप दो एलिमेंट को ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑपरेटर है एडिशन, ये यहाँ पर एसोसिएटिव ऑपरेटर भी आप इसे कह सकते हैं। सेम काम होता है मल्टीप्लिकेशन का, कंजक्शन का और डिजक्शन का। यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पर ये तीन जो ऑपरेटर लिखे, आप इसकी बात अगर करें पहले वाले की, तो इसका मतलब ऐसा भी होता है P and Q and R। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ये जो लास्ट में सेकंड नंबर पे हमने डिनोट किया है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं P और Q और R। चाहे तो आप पहले दो को ब्रैकेट में क्लोज करें, लास्ट के दो को ब्रैकेट में क्लोज करें, उसकी वैल्यू में, उसकी ट्रूथ वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो लॉ होता है इसे कहेंगे आप एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ की। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर ट्रूथ टेबल की। तो आपके सामने एक ट्रूथ टेबल है कंजक्शन का। कंजक्शन के ट्रूथ टेबल में आपको सिर्फ इन दो रो को याद रखना है, जिसको हम अभी फ़िलहाल हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल आपने पहले भी पढ़ा है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी मिसालें भी हल की है। तो देखिए, जो कंजक्शन का टेबल होता है उसमें क्या होता है, आप देखिए P कॉलम के अंदर T T F F लिखते हैं हम, Q कॉलम में T F T F लिखते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो कंजक्शन में क्या करते हैं, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर हमको फॉल्स मिलता है। जैसे यहाँ पर दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू मिल गया। यहाँ पर एक F था, आंसर F था, आंसर F। दोनों भी फॉल्स थे तो आंसर F मिल गया। इस टेबल में हमें सिर्फ दो रो के बारे में बात करना है, इन दो के रो में शुरू में। तो आप देखिए पहले जो रो है इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में T और दूसरा है F, यानी P की वैल्यू T, Q की वैल्यू F है,
और उनका कंजक्शन हमको F मिल गया, यानी T एंड F इक्वल टू F। ये इसका मतलब जो है ये इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। अब एक और बात आपको पता है कि जो T होता है उसका निगेशन, T का निगेशन F होता है, और जो F होता है उसका निगेशन होता है T के बराबर। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये T को आप ऐसे ही रहने दें T को, और ये जो F है इसको आप लिखें निगेशन ऑफ T के इक्वल, तो हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर इसको हमने लिख दिया F को नॉट T के बराबर। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इस दूसरे रो की बात करें तो यहाँ पर है F एंड T, जिसकी वैल्यू F के इक्वल है, F एंड T की वैल्यू F के इक्वल है। तो यहाँ जो T इस्तेमाल किया गया है, इस T को आप लिख ले नॉट F के इक्वल, तो ये होगा F एंड नॉट F इक्वल टू F। अब हमने क्या किया, जो ट्रूथ टेबल था कंजक्शन का उसका इस्तेमाल किया और इन दो रिजल्ट्स को हमने हासिल किया, एक ये रिज़ल्ट और एक ये रिज़ल्ट। इन दो रिज़ल्ट के अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आया होगा कि T और T का निगेशन, दोनों का कंजक्शन आपको F मिल गया, F और F का निगेशन, उसका रिजल्ट भी आपको F मिल गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट में ऐसे लिखूँ, P एंड P का निगेशन, इसका आंसर भी मुझे यहाँ पर F मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर P की वैल्यू T होंगी तो इस रोल के हिसाब से आंसर F मिलेगा, अगर P की वैल्यू F होंगी तो हमें इस रोल के हिसाब से उसका आंसर F मिलेगा। तो ये जो लॉ है, ये P एंड नॉट P इक्वल टू F, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक और हम टेबल देखते हैं यहाँ पर, ट्रूथ टेबल डिसजंक्शन का। इसमें भी हम इन दो का ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका और इसका। डिसजंक्शन है तो आप यहाँ पर देखिए T और F, इसका आंसर आपको T मिलता है। T, देखिए इसको थोड़ा हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। T और F, इसका आंसर F मिल गया। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, F की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे नॉट T को, यहाँ पर नॉट T आ गया F की जगह पर। और ये जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर F एंड T है, सॉरी F और T है, इसके अंदर हम T को रिप्लेस करेंगे नॉट F से, ठीक है। हमने यहाँ पर उसे नॉट F से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ क्या रिजल्ट मिलता है हमको, एक ये रिजल्ट मिल गया, एक ये रिजल्ट मिल गया। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं यहाँ पर P और नॉट P, इसकी वैल्यू T होंगी, जैसे हमने पहले किया था। यानी P की वैल्यू अगर T है, P की ट्रूथ वैल्यू अगर T है तो उसका आउटपुट हमें T मिलेगा। P की ट्रूथ वैल्यू अगर F है तो तब भी उसका आउटपुट हमें T मिलने वाला है। यानी एक जनरल उसूल हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन, दोनों का अगर हम डिसजंक्शन लेते हैं, स्टेटमेंट और उसके निगेशन का डिसजंक्शन लेते हैं, तो आउटपुट हमें T मिलेगा। तो ये दो उसूल हमें यहाँ पर मिलते हैं, दोनों का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये भी आपको याद रखना है। हमने यहाँ पर 3 उसूल देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आप इसी के अंदर ऑब्जर्व करें कि जो कंजक्शन है, कंजक्शन में हमारा क्या उसूल था कि अगर एक भी F है, दोनों में से अगर एक भी F है तो आंसर हमको F मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर P की वैल्यू T होंगी तब भी आंसर हमको F मिलेगा, अगर P की वैल्यू F होंगी तब भी हमें कंजक्शन F मिलेगा। तो ये एक उसूल याद रखना है। दूसरा, अगर मैं P कंजक्शन T लेता हूँ, P कंजक्शन T, तो उसका आंसर मुझे P मिलेगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है आप देखिए यहाँ पर, इसकी बात करें यहाँ पर, सपोज़ ये T है और ये P है, तो आंसर क्या है यहाँ पर, जो P के इक्वल है वो आंसर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए आप, ये T है और ये P है, P की वैल्यू F है, तो आंसर हमको P के इक्वल मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कंजक्शन में T है और यहाँ पर साथ में उसके कुछ भी हो, फिर कितनी बड़ी स्टेटमेंट हो, हमें उसका आंसर सेम स्टेटमेंट के इक्वल मिलेगा। जो स्टेटमेंट यहाँ पर है स्टार, वही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर आंसर के अंदर मिलेगी। कंजक्शन ऑफ T जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 के जैसा काम करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ना, 5 × 1 इक्वल टू हमको 5 मिलता है, ऐसे होता है ना, 5 × 1 इक्वल टू 5 होता है। वैसे यहाँ पर 5 कंजक्शन T, इसका आंसर भी हमको 5 के इक्वल ही मिलेगा। कंजक्शन मल्टीप्लिकेशन के जैसा और कंजक्शन में T 1 के जैसा काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है डिसजंक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसजंक्शन में क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए P और T, अगर एक भी T है तो आंसर हमको P के इक्वल मिलेगा, और P और F ये भी P के इक्वल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर T मिलेगा और ये P मिलेगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो लॉ है यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। जो कंजक्शन होता है उसको आप मल्टीप्लिकेशन की तरह ऑपरेट करें, और जो डिसजंक्शन होता है उसको आप एडिशन की तरह ऑपरेट करें, ठीक है। जो T है उसको कुछ देर के लिए आप 1 कंसिडर करें, और जो F है उसे कुछ देर के लिए आप 0 कंसिडर करें, और यहाँ पर पुट करके देखें। चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर P को हमने P रहने दिया, कंजक्शन को हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया, F को हमने यहाँ पर 0 कंसिडर किया, तो P × 0 हमको 0 मिलेगा, 0 मतलब F। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो P एज इट इज़
कंजक्शन को हमने मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया, टी को 1 कंसिडर किया, तो p इंटू 1 p के इक्वल आ गया। इसकी बात अगर करें हम p प्लस टी यानी 1, इसका आंसर हमको p प्लस 1 मिलेगा, यानी नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हमको 1 के इक्वल कंसिडर करना है। 0 के इक्वल है तो 0, 0 के इक्वल नहीं है तो 1, ठीक है, तो 1 मतलब t मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, इसकी बात करें p प्लस 0, इसको हमने प्लस कंसिडर किया था, इसको 0 कंसिडर किया यहाँ पर, तो इसका आंसर हमको p के इक्वल मिलेगा। तो ये इस तरह से काम करता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में कुछ देर के लिए उसे कंसिडर कर ले, कंजक्शन को, डिसजंक्शन को कुछ देर के लिए एडिशन में कंसिडर कर ले, f को 0 और t को 1 कंसिडर करें, ये बहुत आसानी से बन जाता है फार्मूला, अगर आपने याद नहीं किया तब भी। इसके बाद इस फर्स्ट रो और लास्ट रो को कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर। इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको कॉमन, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों पे t है तो आउटपुट t मिल गया, दोनों की वैल्यू सेम है, आउटपुट f मिल गया, दोनों f थे, आंसर f मिल गया। इसके अंदर भी सेम वैसी है और इसमें भी वैसी है, तो हम यहाँ पर p एंड p का आंसर p मिलेगा। डिसजंक्शन में भी सेम काम है, यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू है, आउटपुट ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स हो गया, तो p और p मिल जाएगा। तो ये उसूल भी यहाँ पर एक मिलता है हमको, जिसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 लॉ हमने देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम एक आसान सी मिसाल लेते हैं, जैसे a इंटू ब्रैकेट x प्लस 2, ये इस तरह की मिसालें आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व की होंगी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपने देखा होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम पहले a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा a इंटू 2, ऐसे होता है ना। तो देखिए इसको मैं तरतीब से अगर लिखूँ अच्छे से तो ये हो जाएगा ऐसे a इंटू एक्स प्लस a इंटू 2। अच्छा, ये जो हमने a, x और 2 इस्तेमाल किया, अगर मैं इसकी जगह पर p इस्तेमाल करता हूँ, जैसे p इंटू, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर q प्लस r, अब ये कैसे होगा, ये होगा p एंड q प्लस p एंड r के इक्वल। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, ये आप प्रीवियस क्लासेस में आपने 9th में, 10th में, 11th में कई दफ़ा सॉल्व किया होगा। बस यही इसी तरह से ऑपरेट करना है हमें यहाँ पर कंजक्शन और डिसजंक्शन को। एक बार हमने मल्टीप्लिकेशन लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर था एडिशन, यानी दोनों अलग अलग ऑपरेटर थे यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन की जगह कंजक्शन और एडिशन की जगह डिसजंक्शन, और सेम ऑपरेट करें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस स्टेप को हमने ऑपरेट किया था। पहले इन दोनों का ऑपरेट होगा p एंड q, ठीक है, फिर जो ब्रैकेट में साइन थी वो हमने बाहर लिखी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमको डिसजंक्शन मिलेगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में p और r का ऑपरेट किया तो p एंड r हमको यहाँ पर मिलेगा, p एंड r ऐसे मिलेगा। तो ये पहला स्टेप या दूसरा स्टेप हमने जो भी सॉल्व किया यहाँ पर, ये दूसरा स्टेप ये तैयार हो गया। या फिर इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये जो ब्रैकेट है ना, आप उसको ब्रैकेट को लिख ले पहले q और r, जैसे कि वैसे देखिए q और r, ये q और r, ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ लिख दिया। बाहर क्या था, p कंजक्शन था, तो p कंजक्शन को आपको दोनों के साथ ऑपरेट करना है, दोनों के साथ p एंड ये रोल तैयार हो गया। एक ही बात है, सेम काम ये डिसजंक्शन के लिए भी करता है, p और q एंड r के लिए भी। आप यहाँ पर देखें, जो बाहर था उसे हमने 2 जगह ब्रैकेट में यूज़ किया, और जो ब्रैकेट के अंदर था उसे हमने बाहर यूज़ किया। खैर, आप जिस तरह से भी याद रखना चाहें, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज़ होने वाला लॉ है। इसके बाद आता है, हाँ, इसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉ। देखिए यहाँ पर सॉरी एब्जॉर्प्शन लॉ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको अगर समझना है अच्छे से तो आप इसे, जो हमने ट्रूथ टेबल की मदद से 2 अलग अलग पैटर्न को इक्विवेलेंट साबित किया था, उसकी मदद से आप इन दोनों की वैल्यू मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक ट्रूथ टेबल तैयार करें जिसमें p और r सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ले, या फिर आप सिर्फ p और q भी लिख सकते हैं, यहाँ पर r की जगह पर q यूज़ करके, उसका आंसर आपको p के इक्वल मिलेगा। इसके बाद एक है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको 2 स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट साबित करने के लिए भी काम आता है, और जब हम किसी स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन मालूम करते हैं तब भी ये काम आता है। तो जो डी मॉर्गन्स लॉ आपके सामने है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ काम कैसे करेगा, अगर आपको मालूम करना है, हम पहले की बात करते हैं p एंड q, और इसका नेगेशन मालूम करना है।
ये समझने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डुअल क्या होता है, किसी भी पैटर्न का डुअल हम कैसे लिखते हैं, या किस किस ऑपरेटर का डुअल क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कंजक्शन का डुअल डिसजंक्शन होता है और डिसजंक्शन का डुअल कंजक्शन होता है। ये दोनों भी एक दूसरे के डुअल होते हैं, ठीक है। डुअल एंड का डुअल और होता है, और का डुअल एंड, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको ये मालूम है तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, अगर मुझे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखना है, अगर आपको इसका आंसर ठीक से याद नहीं हो रहा तो आप क्या करना है, यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट ब्रैकेट में यूज़ किए गए हैं पी और क्यू, इनका पर्सनल निगेशन लिखना है। पी का निगेशन नॉट पी, क्यू का निगेशन नॉट क्यू, और दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है उसका डुअल लिख देना है। ये तैयार हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, अगर मुझे निगेशन लिखना है पी और क्यू का, तो पी और क्यू का निगेशन कैसे लिखूंगा मैं डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करके। तो यहाँ पर पी क्यू इस्तेमाल किया गया है, ये पी का निगेशन, यह है क्यू का निगेशन, और का डुअल एंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों को मैच कीजिए, बिल्कुल सेम है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं उन दोनों का निगेशन लिख लेना है, और फिर जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है उसका डुअल लिखना है। जैसे एक मिसाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर आपको दिया गया है यहाँ पर P इम्प्लाइज Q और एंड यहाँ पर लिखा हुआ है R इफ़ एंड ओनली इफ P, इस तरह से अगर दिया हुआ है और इसका निगेशन मालूम करना है, ठीक है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये, और ये दूसरा ब्रैकेट है ये दोनों भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है कंजक्शन की मदद से। जब हम इसका निगेशन लिखेंगे तो निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट यानी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, और दूसरे ब्रैकेट में था R इफ एंड ओनली इफ P, R इफ एंड ओनली इफ P, इस तरह से था, ठीक है। और दरमियान में एंड था तो यहाँ पर दरमियान में और आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है और जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है उसका डुअल लिखना है। डी मॉर्गन्स लॉ बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें कई दफ़े हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूज़ करना होता है, मतलब इस तरह से पैटर्न दिया हुआ होता है और उसे इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी बहुत आसान होता है। जिस तरह हम दो ब्रैकेट में से किसी वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में अगर वो है, तो वैसे ही काम यहाँ पर करना है। इन दोनों ब्रैकेट में अगर आप देखें, जो दो ब्रैकेट यहाँ दिए गए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें P कॉमन है और ये सिंबल भी कॉमन है डिसजंक्शन का। इसमें P और ये डिसजंक्शन कॉमन है, आप डायरेक्ट उसे कॉमन निकाल लें सिंबल के साथ। बचेगा क्या, अगर हमने P और कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पर Q एंड ये R बच गया, तो Q एंड R ये बच गया, ये स्टेटमेंट तैयार हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर खेल खेलना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी और डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर भी। तो चलिए कुछ मिसालें देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पर दी गई है। सॉल्व एग्जांपल है, एक्सरसाइज की मिसालें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, उसका निगेशन लिखना है, और निगेशन मालूम करने के दौरान कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से लॉज हमने यूज़ किए गए हैं उनके नाम भी हमें साइड में लिखना है। आसान सवाल है। आमतौर पर जब हम निगेशन मालूम करते हैं तो ये बात याद रखिए कि मैक्सिमम वहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज़ होता है। बाई चांस कोई दूसरा लॉ वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या फिर आइडेंटिटी लॉ अगर यूज़ होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल होता है जब हम निगेशन मालूम करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल जिसका निगेशन हमें मालूम करना है। तो ये पैटर्न दिया गया है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है उसका निगेशन मालूम करना है, तो निगेशन का सिंबल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और जो पैटर्न दिया गया है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, P और Q एंड Q और नॉट R। ये पैटर्न है, इसका निगेशन मालूम करना है। क्लियरली हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे इसकी निगेशन मालूम करने के लिए, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, हमने पहली बात की, अगर दो स्टेटमेंट है, दरमियान में कंजक्शन है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और अगर मुझे इसका निगेशन मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लिखते हैं, पहले का निगेशन भी दूसरे का निगेशन भी, और दरमियान में जो ऑपरेटर है कंजक्शन उसका डुअल लिख देते हैं। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर फर्स्ट जो पैटर्न है वो P और Q है, दूसरा पैटर्न है Q और नॉट R, दरमियान में कंजक्शन है। जब हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखें, फर्स्ट का निगेशन, निगेशन ऑफ P और Q, एंड का डुअल, और निगेशन ऑफ सेकंड, निगेशन ऑफ Q और नॉट R। हमने यहाँ पर यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया इसको, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आप, फिर से हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे इस पहले ब्रैकेट में। फर्स्ट P है, सेकंड Q है, और यहाँ पर डिसजंक्शन है कंजक्शन की जगह। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ हमको कंजक्शन मिलेगा और यहाँ निगेशन मिलेगा।
यानी फर्स्ट सेकंड दोनों का निगेशन, दरमियान में और है तो यहाँ दोनों के दरमियान में एंड आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूँगा पहले ब्रैकेट को, तो देखिए निगेशन ऑफ पी पहले लिखना है मुझे, निगेशन ऑफ पी, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी, और जो दूसरा क्यू है उसका भी निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ क्यू, दरमियान में और है, ये आ गया यहाँ पर एंड। इस और को तो फिलहाल ऐसे ही रहने देना है क्योंकि इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इस निगेशन का। फिर से हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो देखिए क्या करना है, ये ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं पहले का निगेशन यानी क्यू का निगेशन, नॉट क्यू, नॉट आर का निगेशन। आपको पता होगा कि जो पी का निगेशन है, सॉरी पी का निगेशन नॉट पी होता है, लेकिन नॉट पी का जो निगेशन होता है वो पी के इक्वल होता है। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना माइनस, सपोज -5 लिखा हुआ है तो ये 5 के इक्वल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो यहाँ पर नॉट आर का जो निगेशन होगा वो सिर्फ आर होगा। पी का निगेशन नॉट, सॉरी क्यू का निगेशन नॉट क्यू और नॉट आर का निगेशन आर, दरमियान में और था तो और का डुअल मैं यहाँ पर एंड लिख दूंगा। तो ये यहाँ पर निगेशन तैयार हो गया। आप यहाँ पर इसे चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या होगा, सिर्फ ये जो नॉट क्यू है ये कॉमन हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो रूल यूज़ किया है वो लिखते हैं। हमने यहाँ पर यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, दूसरी दफ़ा भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, आप चाहे तो इसे यहीं पर भी रोक सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू बहुत आसानी से कॉमन निकल जाएगा और जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करता हूँ इस पहले पार्ट के अंदर, इस पहले ब्रैकेट में। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है, जैसे हम 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर नॉट पी और नॉट क्यू को कॉमिट कर सकता हूँ। तो ये नॉट क्यू पहले आ गया, दरमियान में कंजक्शन है और बाद में मैंने यहाँ पर नॉट पी को लिखा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में हमने क्या यूज़ किया, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया पहले ब्रैकेट में। यहाँ लिख दीजिए, हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पहले ब्रैकेट में नॉट क्यू कंजक्शन कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में भी नॉट क्यू और कंजक्शन कॉमन है। इसको आप कॉमन निकाल ले एक तरह से, यहाँ ये कॉमन निकल गया कंजक्शन के साथ, नॉट क्यू भी कॉमन निकला, कंजक्शन भी कॉमन निकला, नॉट क्यू कंजक्शन दोनों कॉमन निकला। जो बच गया आप उसे लिखे, आप क्या क्या बच गया, तो यहाँ बचा नॉट पी, ये डिसजंक्शन नॉट क्यू एंड कॉमन निकल चुका है, यहाँ पर बच गया आर। तो यहाँ हमने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये जो पार्ट हमें दिया गया था पहला, उसका निगेशन आपके सामने तैयार है। इस तरह का सवाल 2-3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, ज़्यादा मार्क्स के लिए सवाल नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P इम्प्लाइज Q और R, इसका निगेशन लिखना है। ठीक है, लिख लेते ये भी। देखिए निगेशन ऑफ, सॉल्यूशन में निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और R, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और R। ठीक है, फिर से हम यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर, फर्स्ट और सेकंड, इसका लॉ, इसमें अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करें तो हमें मिलता है निगेशन ऑफ फर्स्ट, दरमियान में और है तो यहाँ एंड आएगा, फिर निगेशन ऑफ सेकंड, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ फर्स्ट की जगह पर ये ब्रैकेट है कंप्लीट, तो पहले हम लिखेंगे निगेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि निगेशन ऑफ ब्रैकेट, दरमियान में और है तो यहाँ एंड होगा, फिर निगेशन ऑफ सेकंड यानी नॉट आर। यहाँ हमने यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज Q का निगेशन लिखना है, यानी हमें यहाँ पर कंडीशनल का निगेशन लिखना है। तो दो बातें आप याद रखें यहाँ पर, अगर हमें फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड अगर है, सपोज इस तरह से समझने में आसानी होती है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड है, तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का अगर आपको डायरेक्ट निगेशन का फार्मूला मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे मालूम भी कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से। देखिए पहले आपको कंडीशनल लॉ पता होना चाहिए। कंडीशनल लॉ क्या होता है, P इम्प्लाइज Q को आप लिख सकते हैं निगेशन P और Q के इक्वल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड को निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल, P इम्प्लाइज Q में जो कंडीशनल लॉ है उसको। तो अगर मैं इसका निगेशन लिखना चाहूँ, इसका निगेशन, तो फिर मुझे इसका निगेशन लिखूँ या इसका निगेशन लिखूँ, एक ही बात है कंडीशनल लॉ की मदद से। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट का निगेशन लिखता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, तो क्या होगा, फर्स्ट का निगेशन यानी निगेशन ऑफ फर्स्ट, उसका निगेशन ही हमको फर्स्ट के बराबर मिलेगा, नॉट नॉट कैंसिल होके,
दरमियान में और है, यहाँ पर एंड मिल जाएगा। नेगेशन ऑफ सेकंड, ये नेगेशन ऑफ सेकंड के बराबर होगा। ये आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप यहाँ पर पहले कंडीशनल लॉ यूज़ करें फिर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करें तो भी चलता है। तो जो हमको आसान लगता है हम वो तरीका यूज़ करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का फार्मूला हमने जो इससे पहले की मिसालें हमने सॉल्व किए थे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर, उसमें यूज़ किया था। तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर कंडीशनल लॉ यूज़ कर लेते हैं, सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। P इम्प्लाइज Q, ये होगा नॉट P और Q के इक्वल, ये ब्रैकेट बाहर कंजक्शन है, ये R है जैसे कि वैसे। तो हमने यहाँ पर कंडीशनल लॉ यूज़ किया, कंडीशनल लॉ यूज़ किया इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट का नेगेशन हम मालूम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, पहले का नेगेशन यानी नॉट P का नेगेशन ये होगा, नॉट P का नेगेशन कितना होगा P, नॉट P का नेगेशन P और P का नेगेशन नॉट P। यहाँ पर डिसजंक्शन है तो यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा। Q का नेगेशन नॉट Q, दरमियान में सॉरी ये जो बाहर था कंजक्शन ही था, इससे कुछ करना नहीं आपको, ये नॉट R जैसे कि वैसे। तो ये तैयार हो गया दिए हुए स्टेटमेंट का नेगेशन। हमने लास्ट में जो यूज़ किया वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ये हमने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि जब हम नेगेशन मालूम कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर हमको डी मॉर्गन्स लॉ की ही ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत आसान है, ये सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ से ही हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q और R, क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर दो है, फर्स्ट P है और सेकंड ये ब्रैकेट है। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट यानी नेगेशन ऑफ P होगा, दरमियान में कंजक्शन है तो दरमियान में डिसजंक्शन लिखना है। नेगेशन ऑफ सेकंड यानी नेगेशन ऑफ Q और R के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद नॉट P जैसा कि वैसा, ये डिसजंक्शन भी जैसे कि वैसे। अब फिर से इस ब्रैकेट का, इस पार्ट का, ये जो इतना पार्ट है इस पार्ट का हमें फिर से नेगेशन मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये Q है, Q का नेगेशन होगा नॉट Q। ठीक है, ये और है यहाँ पर, और बन जाएगा एंड, ये R है, R का नेगेशन होगा नॉट R। ठीक है, तो ये नेगेशन तैयार है इस तीसरे स्टेटमेंट का। यहाँ पर भी हमने फिर से डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल सेम है, तकरीबन सबके सब एग्जांपल सेम है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम तो डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक जगह कंडीशनल लॉ का इस्तेमाल किया था हमने। ठीक है, इसका भी नेगेशन हम मालूम कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी P एंड Q, ये पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है P एंड नॉट Q। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंप्लीट ब्रैकेट फर्स्ट और ये कंप्लीट ब्रैकेट सेकंड जैसा काम करेगा। जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट यानी नेगेशन ऑफ नॉट P एंड Q, दरमियान में और है, ये बन जाएगा एंड, फिर नेगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट P एंड नॉट Q। अब दोनों ब्रैकेट को पर्सनली सॉल्व करना है हमें डी मॉर्गन्स लॉ की ही मदद से। तो पहले यहाँ पर लिख लिया हमने क्या यूज़ किया, तो ऑफ कोर्स यही एक लॉ है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वही रोल इस्तेमाल करना है हमको, डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों का नेगेशन लिखेंगे पहले, नॉट P का नेगेशन P, Q का नेगेशन नॉट Q, कंजक्शन का डिसजंक्शन, ये सॉल्व हो गया। दरमियान में एंड जैसा कि वैसा था। इस ब्रैकेट का नेगेशन मालूम करेंगे तो P का नेगेशन होगा नॉट P, नॉट Q का नेगेशन होगा Q, एंड का डुअल R। ठीक है, फिर से हमने यहाँ दोनों ब्रैकेट में डी मॉर्गन्स का ही इस्तेमाल किया। ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया और ये नेगेशन तैयार है स्टेटमेंट का। तो 4 एग्जांपल यहाँ दी गई थी। इसके बाद 5वीं एग्जांपल देख लिया आप यहाँ पर, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। देखिए P इम्प्लाइज Q का जो नेगेशन होता है, इसका अगर मुझे नेगेशन लिखना है तो इसका नेगेशन होता है P एंड नॉट Q के इक्वल। या आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा हमने इससे पहले यूज़ किया था कि पहले P इम्प्लाइज Q को कंडीशनल लॉ की मदद से इस ब्रैकेट को आप नॉट P और Q में कन्वर्ट करें और फिर उसका नेगेशन मालूम करें, तो तब भी हमको यही मिलने वाला है। पहले का नेगेशन P, दूसरे का नेगेशन नॉट Q और का डुअल एंड। तो आप उसे ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें। तो हम इसका दूसरे का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इस दूसरे उसूल का। ठीक है, इसमें क्या होता है इसे थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। देखिए मैं P को लिखता हूँ फर्स्ट, Q को लिखता हूँ सेकंड। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का आंसर क्या है,
पी को हमने फर्स्ट से रिप्लेस किया था तो फर्स्ट को एज इट इज़ लिखना है, दरमियान में कंजक्शन होगा और फिर निगेशन ऑफ सेकंड लिखना है। तो ये लॉ हमको यूज़ करना है यहाँ पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज नॉट पी और आर। यहाँ पर फर्स्ट ये ब्रैकेट है और सेकंड ये ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट। तो जब हम निगेशन लिखेंगे फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का, तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट को जैसे कि वैसे लिखना है। फर्स्ट मतलब पहले ब्रैकेट को, ये पहला ब्रैकेट जैसा कि वैसा होगा यानी पी एंड क्यू। उसके बाद कंजक्शन यूज़ करना है, ये कंजक्शन आ गया। फिर सेकंड ब्रैकेट का आपको निगेशन लिखना है यानी नॉट, ये निगेशन ऑफ नॉट पी और आर। ठीक है, अगली स्टेप में पी एंड क्यू एंड अब इस पार्ट को सॉल्व करना है हमको। इसको यहाँ हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से ये नॉट पी का निगेशन होगा पी, आर का निगेशन होगा नॉट आर, डिसजंक्शन का डुअल होगा कंजक्शन। तो ये निगेशन तैयार हो गया इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया 3 स्टेप में ही। यहाँ पर हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ किया लास्ट स्टेप में, और यहाँ हमने कंडीशनल का जो निगेशन होता है उसका असूल यूज़ किया। देखिए, इसको साबित करने के लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड नॉट पी। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करने से पहले जाहिर है कि यहाँ पर भी शुरुआत डिमॉर्गन्स से ही होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरे लॉ की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम यूज़ होने वाले बस ये 2 लॉ होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले को जब हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो हमने देखा कैसे करते हैं यूज़ डिमॉर्गन्स लॉ। दोनों के निगेशन लिखना है। पी का निगेशन होगा नॉट पी, नॉट क्यू का निगेशन होगा क्यू, एन का डुअल होगा आर। ये हमने यहाँ यूज़ कर लिया डिमॉर्गन्स लॉ। कंजक्शन जैसे कि वैसे इसमें डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ कीजिए तो क्यू का निगेशन होगा नॉट क्यू, नॉट पी का निगेशन होगा पी, एन का निगेशन आर। तो यहाँ लिख ले क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर यूज़ किया डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके बाद अब अगर कुछ समझ में आता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बात आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि जो कंडीशनल लॉ होता है वो क्या होता है। हम उसे थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। जैसे P इम्प्लाइज Q जो होता है, P इम्प्लाइज Q बाय कंडीशनल लॉ आप उसे लिख सकते हैं नॉट P और Q के इक्वल। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। P को आप फर्स्ट कंसिडर करें, Q को आप कंसिडर करें सेकंड। तो P इम्प्लाइज Q को आप फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड अगर लिखते हैं तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़। ये होता है कंडीशनल लॉ। तो आप इस पहले ब्रैकेट को और दूसरे ब्रैकेट को देखें। यहाँ पर पहला ब्रैकेट तो क्लियरली नॉट पी और क्यू है, नॉट पी और क्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू के इक्वल। एंड दूसरे ब्रैकेट में है नॉट क्यू और पी। नॉट क्यू और पी, ये जो फर्स्ट है ये क्यू है, ये सेकंड है, ये पी है, दरमियान में और है और निगेशन भी है। ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट क्यू और पी, नॉट क्यू और पी, नॉट फर्स्ट और सेकंड। तो नॉट फर्स्ट और सेकंड होता है फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, वैसे ही नॉट क्यू और पी जो होगा वो होगा क्यू इम्प्लाइज पी के इक्वल। तो ये बनेगा हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी के इक्वल। ये जो हमने यूज़ किया इसे कहते हैं कंडीशनल लॉ। ये होता है कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ के बाद में एक और होता है बाय कंडीशनल लॉ। अगर आपने वो याद किया होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय कंडीशनल लॉ। उसकी मदद से हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ये बाय कंडीशनल लॉ का राइट साइड होता है, ये जो ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप है ये। तो यहाँ हमने डायरेक्ट बाय कंडीशनल लॉ का इस्तेमाल किया। बाय कंडीशनल लॉ को यूज़ किया और ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, जो कि हमें प्रूव करना था। तो पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 अलग अलग पैटर्न को इक्वल साबित किया, सिर्फ जो रोल हमने पढ़े थे उनका इस्तेमाल करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो जाहिर है कि हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना होगा। अगर हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ
बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी, फिर कम करनी होंगी, ये थोड़ा दिक्कत वाला मामला रहेगा अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नॉट पी एंड क्यू। चलिए, शुरुआत इसकी भी इत्तेफाक से डी मॉर्गन्स लॉ से ही हो रही है। तो देखिए, अब यहाँ पर शुरुआत का पहला ब्रैकेट है, यहाँ हम डी मॉर्गन्स लॉ अगर यूज़ करते हैं तो पी और क्यू दोनों के निगेशन लिखने हैं, नॉट पी, ये नॉट क्यू का निगेशन, और इसका डुअल होगा एंड, दरमियान में और पहले से था, ये है नॉट पी एंड ये क्यू। क्या यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि ब्रैकेट के अंदर कंजक्शन है और ब्रैकेट के बाहर है डिसजंक्शन। अच्छा, कॉमन अगर हम निकालने देखें यहाँ पर, तो कॉमन क्या क्या निकल सकता है यहाँ पर, तो नॉट पी दोनों ब्रैकेट्स में है, कंजक्शन भी दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो नॉट पी हम कंजक्शन के साथ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर करते हैं। ये नॉट पी और साथ में ये ऑपरेटर भी हमने कॉमन निकाल लिया, यानी ये इतना पार्ट कॉमन निकल गया। अब जो बचा, इतना तो कॉमन निकल गया, ये बच गया क्या, पहले ब्रैकेट में बचा नॉट क्यू, बाहर ये डिसजंक्शन की साइन बच गई, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया क्यू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हमने यहाँ पर ये स्टेप हासिल किया। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ पर यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमको यूज़ करना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था पी और नॉट पी, या फिर अगर मैं इसी को कॉमिट करूँ, पी और नॉट पी कितना होता है, पी और नॉट पी ये टी के इक्वल होता है, पी और नॉट पी ये टी के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर पी और नॉट पी अगर टी के इक्वल है, तो मैं अगर इस लेफ्ट साइड को कॉमिट करूँ तो ये बन जाएगा नॉट पी, और पी के इक्वल इसकी वैल्यू भी टी के ही इक्वल होंगी, क्योंकि डिसजंक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव ऑपरेटर होता है। आप पी और क्यू को क्यू और पी भी लिख सकते हैं, पी और नॉट पी को नॉट पी और क्यू भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉट पी और पी भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं पी को रिप्लेस करूँ क्यू से, तो ये होगा नॉट क्यू और क्यू के इक्वल, इसकी वैल्यू भी टी के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर मैं ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है इसका इस्तेमाल करता हूँ, नॉट पी जैसे कि वैसे, कंजक्शन जैसे कि वैसे, और इस ब्रैकेट को मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल टी से। क्या यूज़ किया हमने, उस ऑपरेटर का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ, आइडेंटिटी लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने देखा था आइडेंटिटी लॉ में, मैंने पहले ही बताया था कि जब इस तरह का कोई केस होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, कंजक्शन को मल्टीप्लिकेशन की जैसा कंसिडर करें और टी को 1 की तरह कंसिडर करें। तो आप नॉट पी, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास नॉट पी एन टू 1, ये नॉट पी के इक्वल होगा। या फिर जो डायरेक्ट हमारे पास जो उसूल है आइडेंटिटी लॉ का, पी एन टी ये इक्वल टू पी होता है, आप डायरेक्ट इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो आप वो जो मल्टीप्लिकेशन इंटू 1 का मामला है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ, और नॉट पी मतलब ये हमको मिल गया यहाँ पर राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, नॉट पी एंड क्यू को इस तरह से हमें प्रूव करना है जो कि राइट साइड में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में हमको दिया गया है पी और क्यू एंड नॉट पी। सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने में ये जो नॉट पी है ये हमको ये साइड में मिल जाएगा शुरुआत के अंदर, यानी ये बन जाएगा नॉट पी एंड पी और क्यू। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, हमने कॉमिट किया इस ब्रैकेट को और नॉट पी को, तो यह है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करता है हमने बात किए थे पहले। ये जो बाहर नॉट पी है ये ऑपरेट होगा पी के साथ, यानी ये बनेगा नॉट पी पहले ब्रैकेट में भी आएगा और नॉट पी दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा, यानी नॉट पी यहाँ पर भी लिखना है हमको और नॉट पी इस दूसरे ब्रैकेट में भी लिखना है। बाहर ऑपरेटर है कंजक्शन, इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा। अब जो बचा है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें, पी
यहाँ होगा Q इधर लिखना है और दरमियान में डिसजंक्शन। ये तैयार है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसे ऐसे लिखिए या जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर a बाहर है, ब्रैकेट के अंदर आपको x+2 दिया हुआ है तो हम पहले इसको ऑपरेट करते हैं, फिर इसको ऑपरेट करते हैं, दरमियान में हमको ये साइन मिलता है। जिस तरह से ये हल करते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो खैर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया यहाँ पर। अच्छा, नॉट p एंड p, यह भी बात की हमने इससे पहले के एग्जांपल में, नॉट p एंड p, या फिर आप इसे p एंड नॉट p लिखे, एक ही बात है। इसका आंसर f के इक्वल होता है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये बन जाएगा f, नॉट p एंड f की वैल्यू f के इक्वल होती है तो पहला ब्रैकेट f हो गया। ये डिसजंक्शन जैसे कि वैसे नॉट p एंड q जैसा था वैसा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, f नॉट p एंड p की वैल्यू f के इक्वल है, तो ये है आइडेंटिटी लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ के बराबर आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर से हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ, सॉरी ये आइडेंटिटी लॉ नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। आइडेंटिटी लॉ हम इसके बाद यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद में आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या करते हैं, हम f को 0 कंसिडर करते हैं, डिसजंक्शन को प्लस कंसिडर करते हैं, तो 0 प्लस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं p और f ये p के इक्वल होता है, या फिर ऐसे लिखिए इसको आप f और p ये भी p के इक्वल होता है। तो इसी की मदद से आप कह सकते हैं f और ब्रैकेट ये ब्रैकेट के इक्वल होगा। यही रोल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, f और ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट के इक्वल होगा। ब्रैकेट में है नॉट p एंड q, तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ। तो मेरे ख्याल से यही हमको प्रूव करना था। ये है लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये तीसरा एग्जांपल था, कुछ एग्जांपल जो तीसरा एग्जांपल था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया।